जो हमारा शो है उसमें नामवर शख्सियात हैं, तो क्यों ना हम एक तो यहाँ पर बैठी ऑलरेडी नामवर शख्सियत। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो हमारे गेस्ट उनके आगे तो भाई क्या कहें, उनके ड्रामे जो उन्होंने संजीदा अदाकारी की है उसमें भी अपना लोहा मनवाया, और जब वो कॉमेडी की तरफ आए तो सबको हंसा के लोट पोट कर दिया। तो अभी तक ये सिलसिला जारी है और धुआं दिन देश परदेश और क्या क्या किरदार ऐसे उन्होंने नहीं निभाए जो आज तक लोगों को याद है। और मैं उस टाइम की अगेन बात कर रही हूँ इशफाक, जब बहुत कम चैनल्स होते थे और जब ड्रामाज ऐसे आते थे, खासतौर पे धुआं की और दिन की मैं बात करूं तो वाकई सड़कों पर सन्नाटा छाता। जरा तारुफ कराए देते हैं जी। तारुफ कराए देते हैं। और आज वो हमारे शो की रौनक बढ़ाने आए और खुद नहीं आए अकेले, अपनी अहलिया को भी साथ लेके आए। खूबसूरत जोड़ी है और मैं ये कहूंगी भाई फिट फाट है, दोनों जबरदस्त फिट हैं। तो नबील जफर साहब और उनकी अहलिया सलमा जफर साहब, दोनों को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद नबील? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी गुजर रही है? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह इतनी फिटनेस। ईद का तीसरा दिन है, उसके बावजूद खाबे करने के बावजूद इतने स्लिम स्मार्ट कैसे हैं? फिटनेस का क्या राज है? दोनों की फिटनेस का क्या राज है? यार थोड़ा सा वॉक और खाता जरा मैं कम हूँ। ईद पे भी बहुत कम। भाभी ऐसा ही है? हाँ। कम खा, बहुत लिमिटेड, वेरी चूजी। अच्छा, तो ये कपल जो है इनके आपस में केमिस्ट्री बन जाती है, फिर आप एक दूसरे की आदतें भी, अब तो शक्लें मिलने लगी हैं। ऐसा होता है वाकई। इतनी देर से साथ है कि मैं हालांकि चाह रहा था मेरा रंग मिले इससे। बच्चे जो घर के होते हैं उनको मेरा नहीं पता होता मॉर्निंग शो कब आ रहा है नहीं आ रहा, बुलबुले का उनको सब पता होता है। ये दरमियान में आपको अंदाजा था कि इतना लंबा माशाल्लाह ये चल जाएगा, ये सस्टेन कर पाएगा, या कई दफा आपने सोचा होगा कि आप बस कर देते हैं या बस बहुत हो गया? यार बीच में टाइम ऐसा आता है कि आप सोचते हैं कि यार आप इसको पीक पे खत्म कर देंगे। हाँ। ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमें बिल्कुल एक तो आइडिया नहीं था। सेकंड ये कि ये इसमें ब्लेसिंग है, मुझे लगता है खासकर मेरी वालदा और फिर मेरी बीवी दोनों की बड़ी दुआएं थी। ये जो केमिस्ट्री है महमूद साहब से, खूबसूरत से, ये सब ये क्या है? ये रिहर्सल का नतीजा है, टीम वर्क है, क्या है? टीम वर्क है और मुझे लग रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता अब तो तकरीबन 14 साल हो गए। महमूद साहब से तो बहुत पुरानी दोस्ती है। मैं जब शो बिजनेस में आया था, चंद जो मेरे पहले दोस्त थे, नैयर, एजाज, अशरफ खान जो मुझसे सीनियर थे, और महमूद साहब, इनसे मेरी पहली दोस्तियां हुई थी। आपको इनका मतलब एक लंबा करियर है माशाल्लाह से, आपको सबसे ज्यादा कैरेक्टर आपको खुद इनका कौन सा पसंद है? मैं तो खुद धुएं से इम्प्रेस थी। धुएं से ना? और इसको अभी भी मुझे लगे सलमान ने, मैंने कम ही देखा इसको बुलबुले देखते हुए। अच्छा। 14 सालों में मैंने नहीं देखा इसको। अच्छा। इसको मुझे सिर्फ अभी पिछले दिनों मैंने एक किया प्ले, उसका सीरीज किया मैंने, वो क्या नाम था उसका, सरे राह। उसमें एक एपिसोड मैंने किया सीरियस, और 11 साल बाद मैंने सीरियस किया। और बेगम को वो बहुत पसंद है। इसको ये है कि आप कुछ करें, आप सीरियस एक्टिंग। तो इसमें मुझे एक बात बताएं कि आपकी कैसे मुलाकात हुई? हम लोग मिले थे ग्लासगो है, मैं वहाँ ड्रामा शूट कर रहा था, देश परदेश। वहाँ जो है वो सलमा उस वक्त पढ़ती थी, अपने कॉलेज जा रही थी। मुझे रास्ता कम पड़ता था ना, इफ आई कट थ्रू द स्टेशन देन आई वुड, मुझे वो रास्ता बहुत कम पड़ता था, सो वी ऑलवेज यूज्ड टू कट थ्रू द स्टेशन टू गो टू कॉलेज। तो और रास्ते में इनकी शूट हो रही थी ना, इन्होंने जानबूझ के रखी होगी वहाँ पे शूट। नहीं, मेरे लिए तो नहीं रखी होगी। अच्छा, फिर बताएं, फिर क्या? अब यहीं से सुने ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरी दोस्त थी मेरे साथ, मैंने कहा लुक फ्रीदा, that's Nabil, she goes oh come on let's go। मैंने कहा no I need to stop and see him। अच्छा। तो मैं गई, मैंने फिर ऑटोग्राफ लिया इनसे, तो and then after that I actually met him again in Glasgow, क्योंकि देश परदेश का मेरे ख्याल से शो था। तो हम देसी लोग वहाँ पे कभी कभार कोई शो होता था, जब एशियंस आते थे या कुछ होता था, तो जितनी भी कम्युनिटी है वी ऑल यूज्ड टू गेट टुगेदर देयर। सो ऑब्वियसली एक बहाना चाहिए होता था, तो देन आई मेट हिम देयर अगेन। तो फिर उसके बाद हम दिल दे चुके सनम, ये वाली बात है। तो प्रपोज किया जो मैं आपने? मेरी वो बेटी मुझे कहती है ना, आओ मामा में लोग छेड़ते, आपने ये क्यों कह दिया कि वो मुझसे ऑटोग्राफ लेने आई थी और मैंने निकाहनामा साइन करा लिया। ये यानी कि ये धुआं बुनियाद बना था बेसिकली। एक्चुअली एक और भी चीज हुई ना, आई वॉज ओनली आई थिंक 12 or 13 when I was watching धुआं, और ऐसे कजन्स में बैठे बैठे मैंने कहा यार बंदा शादी करे तो ऐसे बंदे से करे, वरना ना करे। और मैं पाकिस्तान आई थी जो सीरीज के एंड में मर जाए। उस वक्त तक कभी मरा नहीं था धुएं में ये कैरेक्टर। तो वो बाद में मुझे याद करवा रही थी, कहती तुम्हें याद है तुमने ये कहा था? मैंने कहा आई थिंक सो। कहते सोच समझ के बोला करो, कभी कभी मुंह से निकला वो पूरा भी हो जाए। आपको इनकी अदाकारी ज्यादा मुतासिर लगी या आपको हैंडसम बड़े लगे?
सच अ कॉम्प्लीमेंट, ओह माय गॉड। तो ये प्रपोज किसने किया था? ये मेरा ख्याल है किसने किया था, अब It just happened. इतने साल हो गए याद भी नहीं है। लेकिन इसने एक चालाकी की थी। हाँ। इसने मेरी अम्मा को पटा लिया था सबसे मुश्किल। ये बड़ा that is the सही smart thing। वो धुआं क्या जो वो सीन था उसने बड़ा लोगों को रुलाया, और जो उसमें नुसरत फतेह अली खान साहब हाँ। तो ये जो बस वो देखे ना उसका रिएक्शन था कि मैंने कहा मैंने एक अरसा लोगों को हंसाना है क्योंकि मैंने इतना रुला दिया पूरे पाकिस्तान। तो आपको वो सीन करने से पहले खुद आइडिया था कि नहीं वो सीन था ही नहीं। हाँ। फिर ये किया क्यों? वो इसलिए कि मैंने मेरा था कि उन्हें मुझे एक डेथ मिले जो मैं फॉर्म कर सकूं। मैंने उस पर इंसिस्ट किया, जिद की। शकील अदनान और आशिर थे, वो डिस्कशन हुई। फिर उन्होंने कहा अच्छा कहीं और नहीं कर सकते, यहीं कर लेते हैं, गाड़ी के पास रख लेते हैं। हमने कहा चलो रख ले, वहां कर ले। तो वहां हमने शूट किया, रात का 1 बजा था, -5 था। और जब पता चला कि क्लोज लेने हैं, उसकी चीजें करनी है, तो ब्लड नहीं है। तो फिर किसी ने प्रोडक्शन में से कहा, पहाड़ पे थे कोयटा, तो किसी ने कहा नीचे मेरे गांव है, उसमें मेरे पास रूह अफ़ज़ा पड़ी है, वो मंगवाई। मैंने बहुत जगह बताया भी है। तो वो रूह अफ़ज़ा जो है -5-6 में वो वैसे ही जाके जहाँ जाती है वो जम जाता है। तो रात के 1-1:30 बजे मैंने वो सोचे रूह अफ़ज़ा लगा के मैंने परफॉर्म किया। मतलब अंदर से बंदा वैसे ही मर गया। नहीं जम गया। सुबह तक तो मैं अगर वहां बैठा रहता तो 2.5-3 लाख चींटियां चिमड़ गई होती। इस एरा में तो बड़े इमीडिएट आपको फीडबैक मिलता है, तो उस वक्त फीडबैक किस तरह आना नहीं बड़ा जब प्ले चला है रात में, वो जो मैंने वो देखा है टीवी, वरना नॉर्मली फिल्म में होता है। मैंने टीवी में वो देखा है कि आप सुबह जो हैं आप सुपर हिट हैं, रात में वो डेथ वाला एपिसोड चला है ओवरनाइट। वो सुबह लोग मुझे ढूंढते फिर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ है। तो पता चला कि नहीं, वो क्योंकि एपिसोड बहुत अच्छा गया और उसमें डेथ बड़ी अच्छी शूट हुई थी उस पे। फिर नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना बड़ा वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी। तो वो लोग मुझे ढूंढते फिरे और पूछना वो ये चाह रहे थे कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि उन्होंने फ्रीज कर दिया था लास्ट में। तो वो लोग ये पूछ रहे थे कि यार ये बचेगा नहीं बचेगा। वो सस्पेंस था, मैं लोगों को नहीं बताना चाह रहा था। घर में अब बच्चे, उनकी क्या रियलाइजेशन है, उनका आपका कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो फेवरेट? हराम है वो देखते। अच्छा। मतलब आप सोचे कि उनके स्कूलों में नहीं पता कि मैं उनका, वो बताते भी नहीं बताते भी नहीं है। ये कैसी बात है? वो एक मुझे याद पड़ता है कि 4-5 साल पहले मैं कोई बच्चे के किसी के साथ झगड़ा हो गया, मैं गया तो उन्होंने बोला आप क्यों आए? मैंने कहा मेरा बेटा है। तो उसने बोला अच्छा ये आपका बेटा है? तो उसने बताया नहीं कभी। मैंने कहा नहीं ऑब्वियसली वो बच्चे स्कूल में मैं जाती थी कम ही कभी गए। किसी ने इस फील्ड में नहीं आना एक्टिंग में आपकी तरह? छोटी जो मेरी बेटी है वो तो बुलबुल में आती रही है, चांदी। ओके, जबरदस्त। पहले की ईद अब की ईद में क्या फर्क लगता है? ऑब्वियसली हर एज के साथ ईद होती जाती है ना। आप पहले जब बचपन में होता है तो आप घर में वालिदैन की वो होती है कि वो उन्होंने सारा सिस्टम को देखना है। अब हम उस जगह आ गए हैं कि हमने पूरे सिस्टम को देखना है। क्या फरमाइश करते हैं ज्यादा? ये कुछ खास आप तो खाने भी माशाल्लाह ने बना के भेजती है। कुछ खास नहीं, बट ही लाइक्स एवरीथिंग आई मेक। सब कुछ ही खा लेते हैं। अब घर पे चक्कर लगाना मैंडेटरी मेरा हो गया। मोर देन वेलकम, एनी टाइम। तो उसको खरीदारी, शॉपिंग कौन ज्यादा करता है आप दोनों? और इनकी खरीदारी वगैरह खुद ही करती हैं? नहीं, मैं तो इस मामले में बहुत खतरनाक आदमी हूँ। बल्कि यही होता है, नाराज हो जाती है कि वो मैंने लेकी चीज ली थी आपके लिए, आपने पहनी नहीं। अगर मुझे समझ नहीं आएगी ना चीज तो मैं नहीं पहनूंगा। भले से नाराज वो बस रख देता हूं। अब मुझे आदत हो गई है। इनकी तो खवातीन फैंस तो बहुत होंगे, तो लड़कियां नहीं। अच्छा मेरे पास ही ये वैसे मैं माजरत चाह रहा हूँ, मैं इख्तलाफ करता हूँ। मुझे इरिटेशन तब होती है जब वो कैमरा पकड़ा देती, प्लीज पिक्चर आप लेंगे। I'm like, यानी आपको साइड में करके आपसे कहती है पिक्चर ले। यार ये तो बड़ी ज्यादती है। होता यही है कि जो साथ होता है ना उसको फोटोग्राफर बनना पड़ता है। हमने देखा है कि अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि आप जिस फील्ड से हैं तो शरीके हयात भी उसी फील्ड से हो, तो वो समझते हैं ज्यादा अच्छे से चीजों को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन माशाल्लाह आप लोग बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री लग रही है, तो इसका क्या राज है? नहीं, मेरा ख्याल है ये सब्र कर गई है। मैं शुक्र कर रही हूँ। या ऑनियर मानता है? हाँ, ऑनियर ही तो बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे मैंने एक दोस्त से पूछा कि तुम्हारी शादी कैसे हुई, कह रहे सच बताऊं? मैं कहा हाँ सच। कह रहा मुझे कोई दे नहीं रहा था, उसको कोई ले नहीं रहा।
तो हम दोनों की शादी होगी। कभी इन्होंने उस जमाने में जब आप लोगों की शादी हुई होगी, लंबी फोन कन्वर्सेशन हुआ करती थी, और वो तो डायल करके फोन पे बकायदा, तो ऐसी कोई नहीं हमारी थी ही कॉन्वर्सेशंस, बिकॉज ये पाकिस्तान में थे, मैं स्कॉटलैंड में होती, तो लंबी कॉलें हुआ करती, टाइमिंग्स भी अलग होते होंगे वहाँ के यहाँ के। हाँ जी। मुझे याद है पहली बार जब गई है बेगम शादी के साल बाद, तो उस वक्त ये फैसिलिटी शुरू हुई थी SMS की, महंगे वाले SMS की, तो नहीं फ्री वाला, शेर भेजते थे। हाँ, पहले तो बड़े हाँ वो नहीं उसमें शादी हो गई थी, शादी के बाद कौन शादी के बाद कोई शेर ही नहीं भेजता, ये क्या गाना गुनगुना, वो तो भाई शेर को गाद, ओ प्लीज नहीं। आप सुने गाना तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, शादी के बाद तो कोई आप हल्का सा दरमियाना सा शेर लगा दें आप स्टेटस पे, बेगम की फौरन कॉल आती है, किसके लिए लगाया? मेरे लिए तो कभी नहीं लगाया, जैसे मतलब आप गाना आपने कोई हल्का सा आप सुन लिया, आप एक पोएट्री का एक अपना मजा है, और जो पोएट्री थोड़ी सी जरा गमगीन होती है उसके एक अपना मजा, और कभी कभार आपको अच्छा लग जाता है। ये कभी कभार नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा तो अक्सर अच्छा लगता था ना, बेगम का ये होता है आपको क्या मतलब आप क्या तकलीफ है, अब क्या तकलीफ ये आग क्यों लगी है भाई? अब मतलब मैं तो डरता हुआ स्टेटस नहीं लगाता कि यार बेगम ये किसके लिए लगा, ये असल शौहर जागा है। अच्छा मुझे लगाते डरता हूं, गाने पे इन्होंने कहा ओ गॉड नो, अभी ये क्या कहानी, ये इसके पीछे कोई कहानी होगी? कहानी नहीं ये है कि बहुत बेसुर हैं, बहुत बेसुर यार कसम से, इनके कान सुरीले, मैं सुनने में बहुत सुरीला, गाने में बहुत। कोशिश वैसे की थी जो इन्हें अंदाजा ना ऐसे कभी गुनगुना, ये और बेटी दोनों बाबा बस, अबे भाई मैं तो अभी मतलब बाथरूम में तो गुनगुना सकता हूँ ना यार, मेरा इतना राइट तो है। आगे क्या प्लान किया है करियर को लेके, क्या सोच रही? अब अच्छा, तो बहुत मैं भी आगे क्या प्लान है, दूसरी शादी करेंगे नहीं करेंगे? चल यही सवाल पूछ लेती हूँ, क्या दूसरी शादी? अरे मुझे इतने बड़े बड़े पतीले नहीं पकाने पड़ेंगे। देखिए हो सकता है उनके भी आपको, अब इंशाल्लाह जन्नत, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा अब इंशाल्लाह जन्नत। अपना कैरेक्टर अब तक कौन सा आपको पसंद आया? 32 इयर्स का कैरियर है, उसमें मैंने बहुत कम काम किया है नॉर्मली इतने सालों में भी, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी 75% काम मेरा मैंने सिर्फ किचन चलाने के लिए किया, मुझे और कोई काम नहीं आता था, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैंने इसलिए किया। अदरवाइज 25% ऐसा काम होगा जो मुझे लगा कि मैंने अच्छा करने की कोशिश की। मुझे अपना अजैब खाने का एक सीरियल था मेरा बड़ा अच्छा, तो उसमें एक आदमी जो है वो इश्के मिजाजी से इश्क हकीकी में जाता है, सूफी बनता है, वो पूरा प्रोसेस था। नूरुल शाह साहिबा का लिखा हुआ, इकबाल अंसारी डायरेक्टर थे, मुझे वो बड़ा अपना पसंद है। कुछ इंडिपेंडेंट टेलीफिल्म्स हैं वो फसी बारी के साथ मैंने की हुई हैं, वो बड़ी पसंद है। आजकल रीच बहुत ज्यादा है ना, हम बात कर रहे हैं कि टिकटॉक है, फिर क्लिप छोटे छोटे बन के कहीं ना कहीं आप देख लेते हैं फेसबुक पे इधर उधर। ये जो धुआं था उस वक्त, एक चैनल था, देखने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में, आबादी तो खैर दुनिया की इतनी नहीं होगी लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली उस वक्त ज्यादा हिट हुआ, या इस दौर में होता तो ज्यादा हिट होता? यार अगर कोई भी चीज बेहतर है ना, वो किसी दौर में भी हिट हो सकता है ना। मतलब आप सोचे, मैंने जिस वक्त ये सिटकॉम शुरू किया था, कोई फीमेल सिटकॉम करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं जिसको कहता था नहीं मैं हम सिट, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे एज के एक्टर थे, हीरो आ रहे थे, तो उनको मैं कहता था, वो कहते थे यार मैं तो पैसे बचाने के लिए खुद किया था ना, कि मेरे पास प्रोडक्शन के इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तो मुझे अब खुद एक्ट कर लूं ताकि पैसे बच जाएं। बीच में एक दो आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने किया भी और बाद में छोड़ दिया कि हम सीरियस करना चाह रहे हैं। और फिर फीमेल के लिए, जब मैं फीमेल के लिए ढूंढ रहा था, तो मुझे पता है कि मुझे कुछ 6-7 फीमेल्स ने कहा नहीं हम सिटकॉम नहीं करेंगे। टैग लग जाता है, टैग लग जाता है, या सिटकॉम, सच्ची बात बताऊं, कॉमेडी सबसे मुश्किल मीडियम है भाई। फिल्मों की तरफ इतना आपका रुझान? यार मैंने मैं खैर ये भी लोगों को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्लॉप हुई थी मेरी मूवी, और 92 में की थी, लेकिन मुझे ये दुख है इस बात का कि मेरी जो एक पूरी एक एज थी वो वाली, वो निकल गई क्योंकि हमारी सिल्वर स्क्रीन अच्छी नहीं थी, उस वक्त काम नहीं हो रहा था उसमें। अब भी काम थोड़ा सा है, ऐसे ही 1-2 चीजें। जैसे आप इनसे शेयर करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, मतलब बड़ा इनकी बहुत ओपिनियन, मुझे और ये क्रिटिक पकड़ा देते कि सलमा तुम स्क्रिप्ट पढ़ो। मैं पहले इसको देता हूँ कि पढ़ के बताओ। ये पहले मुझे देते हैं स्क्रिप्ट, ये लो तुम पढ़ो, तो फिर मैं उससे पूछता हूँ। बेगम की कोशिश होती है मैं कर लूँ, अच्छा, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। आई वुड लाइक एक दफा मुझे याद है, हमारी नई शादी हुई थी, मुझे पैसों की बड़ी जरूरत थी, मेरे पास एक स्क्रिप्ट आ गया, अब मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा, या अल्लाह पैसे चाहिए, नई शादी हुई है, इंडिपेंडेंट रह रहा हूँ, ज्वाइंट फैमिली भी नहीं है ना। आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो तो बड़े आधे मसाइल कम हो जाते हैं, अकेले रहने में 10 चीजें।
अब ये सलमा देख रही है, इसको नहीं पता क्या स्क्रिप्ट होता है, क्या नई शादी हुई। तो मुझसे पूछने लगी एक दिन कि क्यों आप परेशान क्यों होते हैं, कभी आप उधर जाते हैं, कभी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मैंने कहा यार वो मसला ये है कि मैं वो हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे ये करना है कि नहीं करना। कि क्यों? मैंने कहा यार वो सच्ची बात ये है कि रोल मुझे समझ नहीं आ रहा, पैसे मेरे पास है नहीं तो मैं क्या करूं? उसने कहा तो फिर आप कर लें। अच्छा तो फिर अब चॉइस है। हाँ, तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन अगले दिन मैंने स्क्रिप्ट वापस कर दिया, मैंने नहीं किया। ओके। एक आर्टिस्ट की लाइफ में एक क्रिटिक का होना जो बड़ा आपके सच्चे दिल से आपको खुलूस के साथ बताए खामियां, वो कौन है? यार मेरा ख्याल है मैं अपना क्रिटिक खुद ही बहुत बेजमानी बख्श दी खोदे तसाबी ने, होंठ सिल जाते हैं औरों को गिला देते हुए, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए, रो पड़ा वो आप मुझको हौसला दे। तो वही वाली बात है कि खुद एहतसाबी। वैसे तो सच्ची बात यह है कि वो मुझे लगता है सलमा भी खैर इस मामले में बहुत वो है, ब्लंट है। मैं जिम में था तो ये मुझे उसका बता रही नहीं आप अच्छा कर रहे, अब ये मैंने कहा तुम देख रहे, तुम कभी नहीं देखती हो? उसने कहा नहीं आपका सीरियस काम मैं देखती हूँ, मैं अभी इसलिए बैठ के देख रही हूँ कि आपका सीरियस काम है। कमाल है, वो है। That's so sweet of her. वैसे मुझे बात बताएं, उस वक्त बुलबुले कर रहे होते 90s में, तो करती हैं आप इनसे शादी? हाँ, ये सवाल लिखा हुआ था, यही होना था, चॉइस नहीं। सच्ची बात यह है कि यार अब टू बी ऑनेस्ट, जो एक बहुत मजे की बात यह है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि अभी कुछ सालों से बुलबुले का रिस्पांस जो है ना, वो स्पेशल बच्चों में बहुत आता है। ओह ग्रेट, खुदा की कसम। स्पेशल बच्चे कि वो रिएक्ट करते हैं, वो बोलने की देखते हैं, मुझे नहीं समझ आती उसमें क्या है। शुरू में जब छोटे छोटे बच्चे देखने लगे तो तब भी हमें थोड़ा सा वो होता था कि यार ये किनको क्या समझ आता है, क्योंकि सिटकॉम तो बड़ों के लिए होता है। अभी मुझे अमेरिका से किसी ने इस तरह याद है, वो सोशल मीडिया पे डाल दिया कि मेरी बेटी को प्रॉब्लम है बोलने का, स्पीच का, तो मैं आई हूं और मुझे अगर बुलबुले की टीम से मिला दिया जाए। अच्छा, अब वो सोशल मीडिया इतनी खतरनाक चीज है हर तरफ से कि मुझे हम लाहौर में ट्रैवल कर रहे थे, मैं बेगम बच्चे, तो मुझे हर तरफ से मैसेज आ रहा है यार अगर हो सके, दोस्तों के आ रहे थे मैसेज कि अगर हो सके तो इस बच्ची से मिल लें। खैर मैं उससे मिला और वो सारा सिलसिला हुआ। तो क्योंकि अच्छा इवन मैं मिल भी लिया, उसके बाद भी मैंने उसको कहा खातून को प्लीज आप सोशल मीडिया पे डाल दें कि मुलाकात मिल ली है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज है। वो मैंने बड़े मजे की बात, एक दफा मुझे पता चला कि एक बच्चा किसी का गुम गया था, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। वो बच्चा किसी ने देखा ला के शाम में, उन्होंने कहा जी ये आपका बच्चा है। कहा उसके बाद वो बच्चा 1 महीना स्कूल नहीं जा सका, क्योंकि वो जब जाता था कोई ना कोई पकड़ के लिया था, ये आपका बच्चा। चले, थैंक यू सो मच नबील भाई, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक पड़ सके, ईद मुबारक पड़ सके आप लोगों को भी, सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। चलें जी, जज़ाक अल्लाह। तो जनाब कितनी ज़्यादा हमारी मुलाकात रही नबील ज़फ़र, और वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त का पता ही नहीं चला। तो इंशाल्लाह ऐसे मज़ीद भी आपकी बड़े अच्छे मेहमानों से मुलाकात कराएंगे। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ जाए। आपको खुश आमदेद। और जनाब यहाँ पर तो बस क्या बताऊँ, मैं ये शिकवा करते करते थक गई हूँ। इतनी खुशबू में ये प्रोग्राम करना बहुत ही मुश्किल हो गया। हाथ रोकना ही बड़ा इम्तिहान है। ये एक ऐसा कड़ा इम्तिहान है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। हाँ, खा लें सिर्फ किसी ने रोका थोड़ी है। ये सब आपने छोड़ा है जो मैं मैं सोच रही हूँ मेहमानों को मैं क्या दिखाऊं, क्या दिखाएं, आप उनको ये दिखाएं। ये अगर मैं दिखा दूं ना अशफाक, तो फिर आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। क्यों? खाने के लिए नहीं रखा? नहीं, आपने सारा खत्म कर दिया। ये देखें। हाँ मैंने चखा है। ये और ये भी दिखाएं, यहाँ से भी ये जो दीवार है ये गिर चुकी है। ये जेलस, शी इज जेलस। आप जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, और आजकल को अशफाक, आजकल तो जमाना ऐसा है, हुकूमत ही हुकूमत है। हाँ। सारी पार्टियां हुकूमत में, ऑपोजिशन है नहीं। अवाम की बात कौन करे? बजट भी आ गया, लेकिन अवाम के लिए बात कौन करे? मगर एक खातून रुकन असेंबली में ऐसी हैं, जब वो बोलती हैं तो उनकी एक एक बात जो है लगता है अवाम के दिल से निकली है। वो अवाम की बात करती है, उनका मुकदमा लड़ती है, और बड़ा अंदाज उनका धीमा है। वो शख्सियत कौन है? पहले हम आपको उनका अंदाज़े बयान और उनकी बातें दिखाते हैं, फिर उनकी तरफ चलते हैं। क्या कहा फिर तो कहो, हम नहीं सुनते तेरी। हम नहीं सुनते तो ऐसों को सुनाते भी नहीं। 1,80,000 से क्या होता है? थैंक यू यार।
अच्छा वो कुछ कहे भी ना, सिर्फ एक्सप्रेशन दें, वो भी वायरल हो जाते हैं। आप अंदाजा करें कि इतने तासुरात कहाँ से देने आए, किस तरीके से वो तासुरात देती रही हैं। और ये आप देखें कि आप तारुफ करा देते हैं अदाकारी में जी, अदाकारी मतलब आप देखें 2018 के आम इंतखाबात में एसएन से जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई सायरा बानो उनका नाम है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सायरा बानो साहिबा। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा फॉर बीइंग विद अस। ईद का तीसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। और आपने वो कह रहे हैं कि बहुत मुबालगा आराई से काम ले लिया। लेकिन आपके तासुरात को बयान करना, मैं यकीन करें कि आई वाज मतलब लिटरली थिंकिंग कि ये कैसे कितनी आसानी से कोई क्वेश्चन इतनी जल्दी कोई पुट करे और आगे से आपने जिस तरह एक्सप्रेशंस दिए, कमाल। तो ये आप जो तकरीर करती हैं, ये फिल बदी होती है, लिख कर लाती हैं, सोचती हैं, या बस उसी वक्त आमद होती है? क्या जरा हमें ये राज तो बता दें आज। नहीं जी, मैं अक्सर ही मैं अपनी स्पीच में भी कह चुकी हूँ कि लिखा हुआ मैं नहीं पढ़ती, क्योंकि वो लिखा हुआ बस एक रीडिंग होती है, एक अनाउंसमेंट होती है। बात वही है कि जो वो दिल से निकले और असर करे। कोशिश मेरी यही होती है कि वो कहते हैं कि अवामी मसाइल अवामी अंदाज में ही उसको बताया जाए। घर में अगर किसी टॉपिक पे बहस हो जाए तो सायरा साहिबा तो फिर तो जीतती तो आप ही होंगी। आप तो लाजवाब कर देती हैं, घर वाले भी लाजवाब हो जाते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारी जीत मेरे हिस्से में ही है। जबरदस्त। तो ईद के इसमें मेरे जो उस्ताद हैं वो मुश्ताक यूसुफी हैं, मुमताज मुफ्ती हैं, मंटू है, और जो सियासत की सारी वो चीज़ें हैं वो जो पीर साहब वगैरह की, मतलब उनसे मुलाकात का शर्फ भी हासिल रहा है और बहुत उनकी शफकत और मोहब्बत रही है। अच्छा, वैसे आपने जिस तरह से अपनी तरबियत का बताया ना, और ख़ास तौर पर जो ताल्लुक का, तो ये सियासत में आना लिखा था या ये हादसाती तौर पर आपकी आमद हुई सियासत में? ये हादसाती तौर पर ही हुई है। मतलब यानी कि पूरी फैमिली का मतलब जो बैकग्राउंड है वो तो मेरे इन लॉज का सारा सियासी ही है, और पीर साहब के साथ वैसे भी, लेकिन ये जो मेरा आना था कि वो हादसाती ही था। और ये कि उनको शायद इन गुनों का पता था, लेकिन वो बस एक वक्त लिखा हुआ होता है कि जिस वक्त आपके कदम जाने होते हैं, तो शायद मतलब बस ऐसे ही हुआ। तो वैसे हम तो ज़ाहिर टीवी पे देख लेते हैं, लेकिन आप तो वहाँ महसूस करती हैं जब आप खासतौर पे फ्लोर पे जब आप स्पीच कर रही होती हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं सायरा साहिबा, वहाँ पे क्या सन्नाटा तो छाया हुआ होता है कि रिएक्शन एक्सप्रेशन क्या होते हैं बाद में आपकी स्पीच के बाद? मैं सच बताऊं, जो मैं इसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून का जिक्र ज़रूर करूंगी कि वहाँ से बहुत सारे लोग हैं वो जो लॉबी में आके मुझे थम्स अप करते हैं। अच्छा, जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत अच्छा बोला और हंसते भी हैं। अच्छा, कि पता नहीं हमें क्या कह दिया, और हमें बहुत देर बाद समझ आई कि ये तो हमें कह दिया। तो लेकिन कुछ लोगों को बातें समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि तुम्हारी बातें सर के ऊपर से उतर जाती हैं, ऊपर से गुजर जाती हैं। सोचें ऐसे, वो ऐसी कोई बात हुई तो किसी ने मुझे कहा कि आपने उसको जवाब नहीं दिया, तो मैंने उससे बोला कि मुझे हाइटोफोबिया है। अच्छा। तो वो उनको समझ नहीं आई, तो कह रहे हाइटोफोबिया का क्या मतलब? मैंने कहा मैं ऊंचाई से नीचे नहीं देख सकती, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रही, मुझे नीचे देखना पड़ेगा और मुझे तो मेरी इस किस्म की बातें समझ नहीं आती। अच्छा, और टॉक शोज में जब इंटरेक्शन होता है ऐसे लोगों से और बाद में आपको पता चलता है कि भाई मैंने ये बात कर दी तो ये इस तरह से वायरल हो रही है या इतना लोग पसंद कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, तो उस पर रिएक्शन क्या होता है? या फिर बाद में होता है कि बस ये तो हो गई ऑटोमेटिकली, मैं जहाँ बैठूंगी ऐसी बातें हो ही जाएंगी? हाँ, नहीं मतलब बिल्कुल जहन में नहीं होता कि अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगी तो वो वायरल हो जाएगी, लेकिन बस ये कि हो जाती हूँ बाज़ दफ़ा। अभी लास्ट 1-2 प्रोग्राम में कुछ जो लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बस ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, मुंह से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर तो वापस नहीं आता। बाकी कोई ख़वातीन हों जिन्होंने आप पे कहा हो कि तनकीद के आप तो आसरा ही नहीं करती? और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कोई नहीं वो करता, सबके साथ दोस्ती है। जो सिंध से आती हैं वो ज़ाहिर है वो सफ़र की साथी हैं, तो अच्छा मतलब एक रिलेशन है। मतलब मुझे ऐसा कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, हालांकि मैं बाज़ दफ़ा बहुत कभी कुछ सख्त बात हो जाती है या कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात। अच्छा ये बताएं, ईद है, लोगों को थोड़ा सा हंस के
इनके सख्त से सख्त बात भी अगर थोड़ा सा आप मिठास में करके बोल दें तो उसकी थोड़ी सी तकलीफ कम होती है। ये ऐसा ट्रैफिक गाड़ी चलाते हुए होता है कि आप जो मर्जी कहना हो लेकिन तासुरात अपने मुस्कुराते हुए रखें तो अगले को कख नहीं पता चलता कि क्या कह रहे हैं आप। सारा साहब, अब ज़ाहिर ईद जो है वो इसमें लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना रहा, महंगाई इतनी है, जानवर कैसे है, कसाब नहीं मिलता। आप क्या ईद कैसे गुजारी आपने, या आप भी समझती हैं कि अवाम जो दर्द महसूस कर रही है वो अब सियासतदान भी महसूस कर रहा है? वैसे भी जो ईद की खुशियाँ थी वो तो वैसे ही मांद पड़ी हुई हैं इस महंगाई की वजह से, और मुल्क में इतना बड़ा सानिया हुआ, वो जो 300 खानदान जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, तो बस ईद सो ऐसे ही थी। तो लेकिन ये कि ज़ाहिर है गाँव में जाना होता है, और अच्छा वैसे मतलब एक रूटीन की जो ईद होती है। अब तो आप फुल फ्लैश पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उससे हटके क्या खाने पकाने का या इस तरह का शौक रखती हैं, और अगर रखती हैं तो फिर कितनी मसरूफियत होती है ईद के अयाम में आपकी? खाना मैं बनाती हूँ, मुझे शौक है खाना बनाने का, मतलब अच्छी कोई चीज़ बना के और खिलाने का। जबरदस्त जबरदस्त। तो यही वो होते हैं, पुलाव हो गया, कढ़ाई, और क्या बताऊँ, धुआं गोश्त और इस टाइप की चीज़ें मुझे जो थोड़ी डिफरेंट है। बड़ी आपने हमें डिशेस गिनवा दी तो मुंह में पानी आ रहा है। तो बस कभी इनवाइट कीजिएगा हमें। सारा तो गिनवाई नहीं, अभी तो पसंदे नहीं गिनवाए, अभी तो अचार गोश्त नहीं गिनवाया, अभी तो कुन्ना नहीं गिनवाया। ये तो भाई आप बस गिनवाएं ना, आप हमें बुलवाएं और कभी मौका दें और खिलाएं, तो फिर हम उसके बाद फिर तारीफों के पुल मजीद भी बांधेंगे। थैंक यू सो मच सारा बानो साहबा, बहुत शुक्रिया ईद के दिन वक्त निकालने के लिए और अपनी बातों से हम सबको महसूस करने के लिए। यकीनन उन्होंने जो एक खास बात की ना कि जिन को वो पढ़ती हैं, मुश्ताक यूसुफी साहब का नाम लिया, मंटो साहब का नाम लिया, सो जाहिर है ऐसे लोग जब पढ़ते हैं तो फिर वही ऐसी बातें कर सकते हैं। मुफ्ती साहब का नाम लिया, बिल्कुल मुफ्ती साहब का भी नाम लिया। सो जनाब जबरदस्त, थैंक यू सो मच। और जी यहाँ पर वक्त हुआ है कि ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे, कहीं जाना नहीं आपने। वंस अगेन, और ईद का तीसरा दिन है, और जहाँ पे हम पहले दूसरे दिन भी आपको ये मैसेज देते रहे हैं कि जो आलाइशें उनको जी सही जगह पर पहुँचाएं, घर के आगे या किसी और के घर के आगे बिल्कुल ना डालें, इससे आपके इलाके का, आपके शहर का माहौल खराब होगा, और जाहिर है इससे बहुत सारी और सारे जरासीम और बहुत सारे इश्यूज हैं जो क्रिएट होते हैं। ऐसा ही है, तो एहतियात बहुत जरूरी है जी। मुख्तलिफ जॉनराज होते हैं जिसके अंदर लोग अपना फन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल बात वही है कि जो आप गा सकें वो आप गाएं और अच्छे से गाएं। तो ऐसे एक नौजवान का हम तस्करा करने जा रहे हैं जिनका नाम है साकिब अली शेर। माशाल्लाह से बहुत अच्छी आवाज़ पाई है, अंदाज बहुत अच्छा है, और सराइकी में भी गाने गाते हैं, क्लासिकी गानों का उनको बहुत ज़्यादा शौक है। और आज ईद के आखिरी दिन हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं, शो की रौनक बढ़ाने के लिए आए हैं जी। साकिब शेर अली हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत 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 ईद मुबारक हो। आज के दिन आपने टाइम निकाला, तो बताएं कैसी ईद गुजर रही है और ईद के 2 दिन क्या किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम अस्सलाम, और सदफ आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और इशफाक भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, AR भाई को और AR भाई की सारी टीम को ईद मुबारक। हाँ जी, चल रहा है जी, तिक्का पार्टी चल रही है, और साथ में आपको पता है तिक्का पार्टी के साथ हल्का फुल्का म्यूजिक हो जाए तो सोने पे सुहागा होता है। ऐसे ही चल रहा है सिलसिला अपने दोस्तों में, अजीजों में, रिश्तेदारों में, तो छोटी छोटी पार्टीज चल रही हैं। इसी तरह एक गाना है मेरा, मैं चाह रहा था एक रोमांटिक सॉन्ग है, उर्दू सॉन्ग है, सराइकी तो मैं गाता ही हूँ, फोक भी गाता हूँ, तो जो मेरी पहचान बना था फर्स्ट में, आज से 6 साल पहले मैंने गाना वो रिकॉर्ड करवाया था, दिल रोता रहा। अच्छा। बड़ा रोमांटिक और बड़ा क्लासिकल टाइप, और उसमें थोड़ा सा ना मजेदार सॉन्ग है, उसके लिरिक्स बड़े अच्छे हैं। इशफाक भाई जरा गौर से सुनेगा। ये मकसद ये तोड़ की सवारी का मतलब ये है कि आखिरी स्टॉप की समझे, तो उसमें ये है कि ये और हमेशा के लिए तुम्हारी सवारी बनना चाहती हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारी सवारी, मियां बीवी की लाइफ। चले, जबरदस्त जबरदस्त। बस अब जाते जाते एक और कोई बड़ा कोई फेस्टिव किस्म का सॉन्ग कोई हमें सुना जाए, जो किसी और सिंगर का भले हो लेकिन आपकी पसंद का हो। मेरी अपनी पसंद का एक नया सॉन्ग मेरा आ रहा है, पंजाबी सॉन्ग है, उसका जो सॉन्ग का म्यूजिक जो है वो हमसाया मुल्क से उसका म्यूजिक रेडी। बहुत शुक्रिया साकिब मेरे भाई। देखा आपने, साकिब ने कैसा जो है वो म्यूजिक का तड़का लगाया, और आप देखिए उसकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह, ही इज अ वंडरफुल पर्सोना, बहुत पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक हैं, और जिंदगी की राह में आगे बढ़ने के लिए यही चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर वक्त हुआ है आपसे कुछ देर के लिए दूर जाने का, और विल बी बैक।
सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। 1 घंटा गुजर गया बड़ा जबरदस्त आपके साथ, और 1 घंटा और बाकी है। हाँ। तो मैं आपके साथ, आपका जाना माना और पहचाना, आपका राज दुलारा अशफाक के साथ सकती, और मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार। तो मैंने कोई अपने नाम के आगे एडजेक्टिव नहीं लगाने, क्या कहूँ मैं, बस अपनी तारीफ में क्या करूँ। बिल्कुल साबके और लायके की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये 1 घंटा मैं अशफाक से यही कहने वाली थी, कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका सिलसिला जारी है, तो मजीद हम आपको एक जबरदस्त गेस्ट से मिलवाते हैं। मैं जिस शख्सियत की बात कर रही हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ड्रामा हो, फिल्म हो, स्टेज हो, और अब अशफाक हम अक्सर नेटफ्लिक्स पे स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे होते हैं। एक वो जमाना था जब इतने चैनल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था। उस जमाने में स्टैंड अप कॉमेडी करना कोई आसान काम नहीं था। लोगों को आसाना कहते हैं, सबसे मुश्किल काम है। उन्होंने वो काम किया और खूब हंसाया, खूब महसूस किया। हाँ। और लोग उनको खूब पहचानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, करसे से राज कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री पर, अयाज खान साहब। थैंक यू सो मच अयाज खान साहब, ईद मुबारक। आदाब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। आप बताएं, माशाल्लाह आप लोग रौनक लगाई हुई है। बस रही आपकी जो आपकी ईद है, जो आपकी बचपन की ईद है, क्या फर्क है? फर्क तो हो गया। नहीं, फर्क तो बहुत है। पहले तो ये होता था कि अगर बकरा आ जाता था तो उसके बाद उसके पीछे पीछे बकरे के और आगे पीछे हम रस्सी में, और हम माशाल्लाह 9 बहन भाई थे, तो उनमें जो भाई थे वो लिए फिरते थे और बारी आती थी। मैं चूंकि बड़ा था इसलिए मेरे, लेकिन आज के और पहले के बकरे भी बहुत शरीफ। अच्छा। वो ये था कि बेचारे को जिधर ले जाओ वो चल पड़ता था। आज के बकरे ऐसे हैं कि आजाद उम्मीदवार की तरह, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए, तो उनको संभालना भी जरा मुश्किल है। क्रॉसिंग का उन्हें कोई मसला नहीं होता। नहीं होता है ना। तो खैर, मगर हम ये कहते हैं कि एक बहुत पहले जो होता था, बच्चों को हम लेके जाते थे, कोई अब घबराहट होती है, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, जेब भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, तो वो एक बड़ी अजीब सी अनसिक्योरिटी जो है वो बड़ी। और दूसरा, धोखेबाजी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि सींग असल है, ये वो। हाँ, सींग को छुआ पता सींग हाथ में आ गया, वो भी पहले लोग वेल्ड करवा के ले आते थे। ये ईद जो होती है, हमने देखा है मर्द अक्सर अंगीठी पे सेक रहे होते हैं कबाब। आपकी पार्टिसिपेशन क्या है? देखें, बारबेक्यू और बारबेक्यू उसका फर्क है। बारबेक्यू वहाँ होता है जब आप बाजार में होते हैं और आपका नंबर बहुत लेट आता है, लेकिन बारबेक्यू में ये होता है कि आप तय कर लेते हैं, हम वंडिश कर लेते हैं सारे भाई सब फैमिलीज, और फिर मसाला लगा के अपना पहुँचते हैं, और हम जो फिर पकाने में होते हैं, तो उसका तो खैर देखें मजा ही अलग। आपको खुद कैसे पता चला कि आपके अंदर ये हुनर है? मैं सच्ची बात है, 2-3 शो हुए ऐसे जिसमें मुझे वो कहते हैं ना कि कुर्बानी का बकरा बना। तो कराची यूनिवर्सिटी में एक शो हुआ था, उसमें हालांकि सब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, निराला भाई भी थे, लहरी भाई थे, मोइन अख्तर थे, ये सारे आर्टिस्ट थे, और वहाँ शोर हूटिंग बहुत हो रही थी। अब उस शूटिंग में उन्होंने कहा, देखो भाई इनको जरा बकरे बना के भेजते हैं। अच्छा। खैर मैं गया हूँ। मेरा ये था कि मैंने एक नई चीज शुरू की थी कि मैं पैरोडी तो करता ही था, लेकिन मैं साउंड इफेक्ट्स बनाता था, टाल मटोल और झोंक से आल और इनकी सबकी मिमिक्री करता था। अच्छा। और शहनाई की आवाज वो मैंने सुनाई है, वो क्लैपिंग एक दफा आपने अगर आपने कैप्चर कर लिया, फिर आप कुछ यूं भी करेंगे तो लोग हंसेंगे, फिर वो आपको अप्रिशिएट। बस वो मैं उसमें जो मैंने तकरीबन 13 मिनट मैंने किया, और फिर मैं ढूंढता था कि हमेशा मेरी कॉमेडी का स्टाइल ये रहा कि मैं कोई आखिरी बात ऐसी कर दूं जिसके बाद लोग तालियां बजाएं, उसी में निकल जाऊं। तो वो फिर मैंने वो आखिर में कोई किया कि जो एक एयरलाइन है उसमें एयर होस्टेस जो है वो कैसे बात कर रही है, अनाउंस कर रही है। थोड़ा सा कुछ हमें मतलब ये कि ख़वातीन हज़रात, हम इंशाल्लाह 3000 फुट की बुलंदी पे परवाज करते हुए 1.5 घंटे में मियां चुन्नू के बैलखां में हवाई दीप पोतेंगे। आपसे दरखास्त है, इंशाल्लाह बन जाएगा वहाँ पे। आपसे दरखास्त है, हिफाजत बंद बांध लें, कुर्सी के पुष्ट को सीधा कर ले और खाने की बेस को अच्छी तरह बंद कर लें, क्योंकि खाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छी तरह वैसे सुना दिया। फिर मैंने कहा जी लियारी में बता, वो क्रू शॉर्ट हो गया तो उन्होंने लियारी का पूरा क्रू लिया। अब वो ग्वादर की फ्लाइट है, अब वो अपने अंदाज में खड़े हो, ख़वातीन हज़रात हम लोग इंशाल्लाह 3200 फुट का बुलंदी पे परवास करते हुए, बुलंदी ज्यादा नहीं है, इंशाल्लाह 1.5 घंटे में ग्वादर कैवा अड्डे पे पहुंचेंगे। अरे आप लोगों से दरखास्त है, वैसे हम लोग दरखास्त बरखास्त करता नहीं हूँ। अच्छा। ये तो आप लोग का मुंह है। अच्छा, थोड़ा सा आपने बलोची थोड़ा सा शेर खान तड़का दिया, शेर खान का थोड़ा सा हमें भी मुबारक, और के मंडी का हाल बता रहे हैं। शेर खान मंडी पहुंचे, वो शेर खान पहले से उन्होंने कहा यार हमारे को ऐसा करो, पैसा थोड़ा भेजो, इधर बकरा का रेट बहुत बढ़ गया है। वही नबीला, वही महमूदा, वो तुम भी इधर आ जाओ, ऑनलाइन हो जाओ। अब बकरा हमने लिए
लेकिन यार वो कहाँ कैसा है कि हम जब भी बकरे को देखता है लगता वो हमको देख रहा है, तो इसका मतलब बकरा भी हमको पहचान गया, वो बुलबुले देखता है। वाह वाह। नबीला अच्छा, कराची की हद तक तो नबील और महमूद साहब, और उधर दूसरे मुल्क में नबीला और महमूदा भी तैयार हो जाएंगे। ये जो कसाब जो है, ये शेर खान को कोई नखरे दिखाता है या नहीं दिखाता? नहीं दिखा, मगर आपका तो अलग ही स्टाइल होता है ना। वो तो अगर आप पहुंचे, जैसे आप कहें कि जी बकरा कटवाना है, आप बोले चले जी, और वही बात ये है भाई क्या किस सिलसिले में आता हुआ ये तो बताइए। बस बकरा कुर्बान करना है और वक्त पे कुर्बान करना है। हो जाएगा, ऐसी बोटियां बनाऊंगा आपकी खुदाई खत्म तबीयत। हाँ जी, मैं तो कहता हूँ सिरी अलग पाए अलग, और यकीन कीजिएगा इतनी अच्छी बोटियां अगर बिल्कुल अगर कहेंगे तो आपकी चांपे तो पहले से निकाल के रखूंगा। टाइम पर आ जाइएगा, टाइम पर आ जाइएगा। देखिए अरे भाई मेरी चांपों की बातें हो रही है, बकरे की नहीं। यानी वो कहे इतने खूबसूरत रहे, बल्कि हमने एक पैरोडी करके बनाया था कि हालात खराब हो गए ना कोरोना के बाद, तो उसमें एक जो ये थे अपने, उन्होंने कसाई ने क्या किया, दर्जी बन गया। अब दर्जी बन के वो इनका नाप ले रहा है, चल भाई इनकी गर्दन नाप ले, चल भाई नाप लिया, चल भाई इनका सीना, हाँ भाई सीना कितना हड्डियों समेत, सीना 34, भाई साहब पुट पे ढीला रखोगे कोट, कर लें जी जी जी, अब चल पुट 34 कर दे। अच्छा जेबें कितनी, उसने कहा जी 2 फ्रंट पॉकेट 2 बैक पॉकेट, देख पे 2 जेबें गुर्दे पे 2 कलेजी पे, 2 कलेजी पे, मेरी पैंट भी तो सिली। हाँ भाई चल भाई इसके पाए नाप। तो वो हमने पूरा कसाई को दर्जी बना के, तो ये बस उसका मकसद वही होता है। तो हमने कहा चले, तो यहाँ कौन कौन सी चीजें आई हुई है इसमें? यहाँ पर जी चपली कबाब है, और ये फिर कबाब, और ये वैसे आपकी फरमाइश घर में क्या होती है वैसे? मुझे पसंद है बेसिकली कबाब जो है ना वो, मगर धागा निकालने में जो है ना सुबह बड़ा एफर्ट होता है, वो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, अजीब सा लगे। अच्छा है इसलिए दिखाई, ये नहीं शुक्रिया भाई बहुत, बस को गर्म दोबारा सबके मुंह में पानी आ गया है। ये साबित करते हैं प्लास्टिक के नहीं, ये असल कबाब है। बस पता चले मैं और अयाज भाई पढ़े उसके बाद। नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना। थैंक यू सो मच अयाज भाई फॉर बीइंग विद अस। आपने हमारी ईद को यादगार बना दिया। हम आज पूछेंगे कि अब सारी जो डिशेज हैं जो हमारी ख्वाहिशात थी वो ट्राई हो गई, तो अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ कराती हूँ। वो आपको बताएंगी चटपटे खानों की मजीद आप कैसे रेसिपीज बना सकते हैं, और गोश्त से क्या क्या मजे का बन सकता है। 3 दिन तो बहुत खा लिए कबाब पराठे, अब क्या करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ समरीन जुनैद साहिबा, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, कैसे हैं आप? मुझे ये बताएं कि 2 दिन मुसलसल खाबे करके करवा के तीसरा दिन है, आप इतनी फ्रेश कैसे हैं? क्योंकि हम हैबिचुअल होते हैं, सालों से करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल जी, आदत हो गई। टीवी पे भी बनाना है, घर में भी बनाना है, तो इस तरह वो प्लानिंग हुई भी होती है ना चीजों की। कुछ चीजें हमने प्रेप करके रखी हुई होती हैं फ्रीजर में, काफी सारी चीजें क्यूब्स बना किचन में आपको शील्ड वील्ड लगा के जाती हैं वो ताकि गर्मी का कोई असर ही ना हो। कोई स्पेशल ड्रेस, मास्क वगैरह, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बस वही वाली बात है कि अगर आप सिस्टमैटिक चलें तो बहुत सारे काम बड़े आसान हो जाते हैं। जैसे आप पहले से बना के रख लें, लेमन क्यूब्स बना के रख रहे हैं, जिंजर गार्लिक के क्यूब्स बना के, जो आइस ट्रे होती है हमारी क्यूब्स वाली, उसको आप अच्छी तरीके से ग्राइंड करें और बना के रखें। ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से ठंडे पानी के लिए आइस क्यूब्स नहीं मिलते। अच्छा, आगे नहीं बनाएं, उसके बाद आप उसको निकाल के किसी कंटेनर में रख लें, आपकी डिश खाली है। समरीन, अब मुश्किलात शुरू होती हैं खवातीन की जी, क्योंकि ये सोचना कि आज क्या बनेगा सबसे मुश्किल काम है। और जब आप पूछें घर वालों से, कहेंगे जो दिल करे, हम तो सब खा लेते हैं, लेकिन जब बन के आएगा तो सबसे ज्यादा नखरे उन्हीं के होते हैं। एग्जैक्टली। अब हमने सब कुछ बना लिया है, अब 3 दिन के बाद क्या करें, कैसे मजीद गोश्त में क्या ट्राई करें? गोश्त में मजीद आप ये ट्राई करें कि जनाब कलेजी की 1-2 रेसिपीज आपको जल्दी से बता देते हैं, बड़ी क्विक सी। आप चरगा कलेजी बनाइए। चरगा कलेजी? यस, चरगा कलेजी। चरगा कलेजी, चरगा कलेजी के लिए आप ये करेंगे कि कलेजी ले लें। अच्छा, कलेजी की सबसे कोई भी ऑर्गन मीट आप ले रहे हैं ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको बहुत ज्यादा ना पकाएं। अच्छा जी, आपको बताते हैं जल्दी से कलेजी की रेसिपी। आपने ये करना है, अगर 1 किलो कलेजी है तो आपने 1 ही किलो प्याज लेनी है और तकरीबन 3 पाव टमाटर ले लेने। अच्छा जी, आपने क्या करना है, बिल्कुल ऑमलेट वाली बारीक आपने प्याज जो है उसको चॉप करना है। ऑयल में आपने डाला उसको और थोड़ा सा उसको सौते कर लिया। अच्छा। जब उसका कलर चेंज हुआ, फिर आपने कलेजी के क्यूब्स उसमें डाले और उसके साथ उसको आपने मिक्स करके सौते किया। ये तमाम काम जनाब हो रहा है। प्याज जब ब्राउन हो गई, ब्राउन नहीं पिंक हो गई है, तो फिर आपने फ्लेम हाई कर देना। हाई फ्लेम पे होगा, विदिन 15 मिनट्स आपकी कलेजी तैयार हो जाएगी। राइट, ऐसे ऐसे। अच्छा जी, आपने वो डाल दी कलेजी। कलेजी डालने के बाद आपने क्या करना है, टमाटर जो है उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है जी, वो आपने साइड पे रखे हैं। पहले मसाला बता देती हूँ। ये मसाला जो है तमाम कामों से पहले आपने बना के रखना है। सिर्फ 3 चीजें लेनी है आपने। अजवाइन 1 टेबल स्पून, हाजिम जीरा 1 टेबल स्पून,
ठीक है जी। और जो साबुत लाल मिर्च होती है, बटन चिलीज जिसको कहते हैं, रेड चिलीज, वो तकरीबन 10 से 12 इनफ है। उसको आपने तवे पे ड्राई रोस्ट किया और उसको ग्राइंड कर लिया। ये आपका मसाला तैयार है, चरगा मसाला। यही चरगे में लगेगा और यही आपका कलेजी में जाएगा। ठीक है जी, ये मसाला रखा हुआ है। अब आपने जब कलेजी डाली लहसुन अदरक के साथ, तो उसको थोड़ा सा आपने भूना, कलेजी का कलर चेंज हुआ। फिर आपने क्या किया, ये जो मसाला आपने पीस के रखा है, नमक अभी हम नहीं डाल रहे हैं, हाँ, हमने ये डाल दिया मसाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल के उसको अच्छी तरह से भूना, हार्डली 2 to 3 मिनट्स। फिर आपने ले लिए जनाब टमाटर, जो आपने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो डाले, उसको भूना। जब ऑयल ऊपर आने लगा, इस टाइम पर आपने क्या करना है, इसके अंदर हरी मिर्च जो है उसको थोड़ा सा चॉप करके भी डालना है आपने। ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी हमने लाल मिर्च डाली हुई है। चॉप करके डाला, उसको 1 से 2 मिनट भुना। भुनने के बाद अब आपने क्या किया, जो बचा हुआ मसाला है वो स्प्रिंकल किया आपने, हरी मिर्च, हरा धनिया डाला, चूल्हा बंद किया, लेमन उसके ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस डाला। अमेजिंग चरखा कलेजी तैयार है। ऑल राइट, तो मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये जो किस वजह से इसकी मसलत है। तो बेसिकली मसाला चरगे का और इस कलेजी का सेम होता है, इस वजह से इसे चरखा कलेजी कहा जाता है। अच्छा, वो जीरे का मैं पूछ रहा था। हाँ नहीं, मैंने ये जीरा सफेद या काला? सफेद जीरा, सफेद जीरा। अच्छा, तो ये क्विक चीजें जो बन सकती हैं। और हम चापे भी बना सकते हैं। चापे बना सकते हैं। और इवन आपके ये जो लेफ्ट ओवर आपका बच जाता है बारबेक्यू, अब उसको क्या करें जी, उसके लिए मैं आपको 5 मिनट्स पिज्जा बता देती हूँ जल्दी से। बिल्कुल, मेरे ज़हन में तो आ गया। बिल्कुल कमाल है, प्लीज। और आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई डोबो नहीं बनाना, आपने लेना है सिंपल ताफ्तान। अच्छा, और ट्रस्ट मी, कोई भी इसको पकड़ ही नहीं सकता कि इसकी बेस ताफ्तान की है। ऑनेस्टली, ताफ्तान पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने, कोई आपको सॉस बनाने की जरूरत नहीं। पिज्जा सॉस है, वेल नहीं है तो आप बड़ों के लिए बना लें, चिली गार्लिक लगा लें, बच्चों के लिए बना लें, केचप लगा लें, वो आपने लगाया उसके ऊपर। फिर थोड़ी सी आपने चीज डाली, हाँ जी, ताफ्तान के ऊपर चीज डाली आपने। चीज डालने के बाद जो भी आपके पास लेफ्ट ओवर है आपका बारबेक्यू, वही उसका फ्लेवर का नाम हो जाएगा। मलाई बोटी है तो वो मलाई बोटी हो गया, टिक्का है तो वो टिक्का हो गया, राइट, तजर्बा है तो तजर्बा हो गया। एग्जैक्टली, वो आपने डाला। उसके साथ आपने फिर क्या किया कि थोड़ी सी जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है, नॉर्मली इसके अंदर जाता है जनाब शिमला मिर्च जाती है, प्याज जाती है, ऑलिव्स हैं, जो अवेलेबल हैं या जो आपको पसंद है वो आपने इसके ऊपर वेजिटेबल्स डाली। और डालने के बाद फिर आपने दोबारा चीज, अच्छा चीज हमने डबल लेयर क्यों डाली है, चीज हमने पहले इसलिए डाली कि उसके ऊपर जो भी चीज हम डाल रहे हैं वेजीज और एग्जैक्टली वो उसके साथ जो है ना स्टिक हो जाए। अदरवाइज मोज़रेला जो होता है, अच्छा चेडर और मोज़रेला का डिफरेंस ये होता है जनाब कि चेडर जो होती है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, राइट, और मोज़रेला जो होती है वो खिंचने वाली होती है। हमें पिज़्ज़ा में खिंचने वाली अच्छी लगती है, तो डाल दें, कॉम्बो डाल दें, आपका ये इट्स योर ओन चॉइस। फिर उसको ओवन में कितनी देर के लिए रखें? माइक्रोवेव में, क्योंकि देखिए एवरीथिंग इज कुक्ड ऑलरेडी, तो आपने इतनी देर के लिए रखना है, 2 से 3 मिनट की चीज आपका मेल्ट हो जाए। अब ये जो आपने ऊपर डाला है केचप, तो थोड़ा सा आपका जो ताफ्तान है वो सौगी हो सकता है ना, तो उसके लिए आपका तवा ऑलरेडी गर्म होना चाहिए। आपने माइक्रोवेव से निकाला, तवे पे 2 से 1 मिनट के लिए आपने रखा, तो नीचे से ना आपका जो बेस है वो क्रंची हो जाए। कमाल है। कई लोगों के, हम तो माइक्रोवेव वाले, कई लोगों के अवन्स को पूरा साल इस्तेमाल न होने की वजह से जंग लग रहा था। अब मुझे उम्मीद है कि उसका जंग उतर जाएगा और वो काम में आएगा। अच्छा, मैं तो कर लेती हूँ, लेकिन जबरदस्त। थैंक यू सो मच समरीन, थैंक यू सो मच। इतनी जबरदस्त आपने क्विकली हमें 2 ऐसी रेसिपीज बता दी, और बच्चे बड़े परेशान होते हैं बिल्कुल, उनके लिए तो जबरदस्त है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या आपने करना है और किस तरीके से खाते रहना है और अपने स्टमक का, मैदे का ख्याल रखना है ताकि आप बीमार ना पड़े, क्योंकि हम आपको बार बार रोजाना ये याद दिला रहे हैं और ईद पर जी डॉक्टर्स भी ईद मना रहे होते हैं और वो डॉक्टर्स भी अक्सर अवेलेबल नहीं होते, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन हमने आपकी ये मुश्किल दूर की है, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन लियाकत मेमन साहब, इससे पहले भी बाखबर सवेरा की जीनत बन चुके हैं और के बड़े मुफीद मशवरे दिए थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। जी, वेरी गुड ईद माशाल्लाह। आज तीसरा दिन है ईद का, कैसी गुजर रही है ईद आपकी? ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। ये बताएं, अब ईद पे भी वही हालात हैं जो आम दिनों में होते हैं या उससे ज्यादा पेशेंट सामने आ रहे होते हैं बकरा ईद पे, बिकॉज इतना खा रहे होते हैं खासतौर पे गोश्त? बिल्कुल ऐसा सही कह रही हैं आप। असल में देखें ना, द फूड दैट यू ईट्स इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। जी जी, जितना आप फूड खाना खाएंगे, तो अगर आप एतदाल पसंद हैं अगर आप, तो इसका मतलब आप खाना भी आप एतदाल वे में खाना खाते होंगे। अगर आपकी जो है वो पर्सनैलिटी लाइक आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, पेट भर के खाना, ठूस के खाना खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी वहाँ भी जो पर्सनैलिटी भी आपका जो है वो लाइफ में वो नहीं हो गया आपकी। पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट इतने कोई नहीं सोचता, जब गोश्त इधर उधर चारों तरफ हो
तो उस वक्त फिर आप शिद्दत पसंद हो जाते हैं। प्रॉब्लम होता है। फिर ये बेचारे जो मरीज हैं सारा हमारे पास आते हैं कि पेट भर भर के पेट में गैस की शिकायत होना और जो है वो ब्लोटिंग होना, नोजिया, वोमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। यहाँ तक कि गैस जब ये जमा फंसती है तो फिर सीधे जाते हैं ये कार्डियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि पता नहीं होता ना, क्योंकि स्टमक के बिल्कुल ऊपर ही आपका हार्ट है यहाँ पे मौजूद है आपका। तो जैसे यहाँ फंसती है तो बेचारा मरीजों को लगता है कि जैसे हमारे जो है ना दिल में गैस जमा हो गई है हमारे, और जो है अब हम लोग तो जो है वो दूसरा हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ना कि हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो रहा है। सबसे पहले तो कार्डियक अटैक से मतलब एकदम बंदा एंजाइटी स्ट्रेस में चला जाता कि अब तो मैं तो गया। इसके बाद सीधा पेशेंट गया कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने जो है आपका ईसीजी किया, आपको एको किया, ट्रॉप कार्डियक एनालिसिस वगैरह किए, और फिर वो कहते हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह यू आर सेटल, आप जाएं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, गैस्ट्रो का अपना वो करवाएं। तो कैसे लोग फिर काम डाउन रहे कि नहीं भाई उनको कार्डियक का मामला नहीं हो रहा, कार्डियक अरेस्ट नहीं हो रहा, दिस इज समथिंग लाइक रिलेटेड टू गैस और गैस्ट्रिक। जी बिल्कुल। देखिए अब ये है कि प्रॉब्लम कि जैसा आप खाना खाते हैं, अगर आप बिल्कुल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें आप, अब स्टमक कितना होता है, इतना से स्टमक होगा आपका, लाइक अल्लाह ताला ने आँख इतनी छोटी से बनाई है, कान इतने बनाए, आपके स्टमक भी इतना छोटा सा ही है। अब आप खाना खा रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि बाज लोग जैसे आप खा रहे होते हैं तो उनके टेड जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, हम समझते हैं कि ये एक्सपेंड हो रहा है बड़ा, ये जो है ना। तो अब खाना आपने खाया, इतना सा खाना आप डबल खाना खाएंगे तो उसकी इतनी कैपेसिटी कि वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। उससे ज्यादा खाना खाएंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि क्या होगा, खाना रिफ्लेक्स होकर या तो ऊपर आएगा एसिडिटी करेगा, या तो फिर वो नीचे होगी। अच्छा, लोग नोजिया जब फील करते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, ये ठीक है या गलत है? सबसे ज्यादा जो है ना वो नुकसान वो करते हैं, वो ऑलरेडी पेशेंट को जो एसिडिटी हो रही है वो ऑलरेडी जो कार्बोनेटेड फिजी ड्रिंक्स वो ले लेते हैं, और तो उससे जो है मजीद एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारा जो स्फिंक्टर होता है जो प्रिवेंट करता है कि वो रिफ्लक्स करे, तो वो स्फिंक्टर भी काम करना छोड़ देता है। डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आए, ऐसा क्या करें? कुछ अगर आपको लग रहा है आपने ज्यादा खा लिया है या एसिडिटी हो गई है, सो जी बिल्कुल। देखिए अब ईद का मौका है, कोशिश करें कि आप जो है खाना थोड़ी थोड़ी मिकदार में लें। ये नहीं कि आपने जो है आज आपने जो है बारबेक्यू आइटम भी ले लिया, तो कल आपने जो है फला जगह दावत हो रही है तो आपने वहाँ से आपने कबाब भी ले लिए, मटन कढ़ाई खा रहे हैं, फिर वो गोश्त मुख्तलिफ तरह के गोश्त मिक्स कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में लें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, सही है। इसके अलावा आपने जो है आपने सैलेड का इस्तेमाल रखना है, आपने सैलेड में टोमेटो का इस्तेमाल कम हो, जो बाकी जो चीज़ें लाइक कैरेट है गया, हाँ ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, उनका इस्तेमाल रखें। बीन्स, टोमेटोज का क्यों कम? टोमेटो के बाद सर एसिडिटी करवाता है, एसिडिक पीएच कम करवाता है। अच्छा, ये जो एसिडिटी अगर हो जाए तो ये बड़ी तकलीफ दे वैसे चीज़ होती है, और ईद के दिनों में ये कॉमन होते हैं बिकॉज ऑफ हाउ वी ईट, तो उसका क्या मतलब कोई इसमें पहले तो आप ये कि जैसा आपने बताया कि होम रेमेडीज तो इतनी मिलती हैं, टोटके मिलते हैं, नानी से मिलते हैं, दादी से मिलते हैं, तो हमारे पास जो पेशेंट आ रहे होते हैं बेसिकली तो सारे टोटके तो अप्लाई किए होते हैं, तो उसमें से जो कॉमन टोटके हैं जो फ्रूटफुल भी हैं, उसमें लाइक पुदीने का पानी इस्तेमाल करें, जीरे वाला पानी इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जो है कावा इस्तेमाल करें, जिसमें 1 गिलास पानी लेके उसमें आपने 3 दाने आपने दालचीनी इस्तेमाल करनी है, एक आपने इलायची यूज़ करनी है, और जो है वो थोड़ी सी इसमें एक लेमन का एक कतरा, बस दैट्स इट। वो अपने कावा बनाने के पी लेना है, तो उससे इंशाल्लाह होपफुली चीज़ बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब वैसे आप अंदाजा करें कि ये हिकमत भी मुझे लगता है कि फरमाते हैं कहीं, ये बेसिकली होता है होम रेमेडीज। लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि हम डाइट पर हैं तो बारबेक्यू जो है ना वो सेफेस्ट है, ये कॉन्सेप्ट ठीक है? नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बारबेक्यू हम जो खा रहे होते हैं इसमें ये तो आप कह रहे हैं कि हमने तेल वेल का इस्तेमाल नहीं हुआ में, लेकिन इसमें कार्बन आपने इतना सारा आपने वो इंजेस्ट कर लिया आपने। आप जिस पार्टी में गए हैं वहाँ बारबेक्यू में आप जो फ्राई कर रहे हैं या जब उसमें वो सेक रहे हैं आप लोग, तो वो जो इसका जो कार्बन जो राइज होता है वो आप इनहेल कर रहे होते हैं बेसिकली। वो भी तो इनहेल कर, तो आपको रेस्पिरेटरी डैमेज कर रहा होता है। कपड़े तो ऊपर से आपको नजर आ रहे हैं, जो अंदर से आपको लंग्स से डैमेज होता है। इट्स लाइक स्मोकिंग, जैसे स्मोकिंग तो आपने थोड़ा सा आपने लिया और छोड़ दिया आपने, स्मोकिंग के साइड इफेक्ट किसको नहीं पता, लेकिन ये जो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ईद है, लेकिन ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि लोग जो है पार्टी में बारबेक्यू इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ये नुकसानदेह है, ये बिल्कुल। और उसमें कार्बन होता है, जो कार्बन अटैच हो जाता है आपके मीट के साथ में, तो दैट विल लीड टू एसिडिटी। और मजीद पेशेंट फिर क्या करते हैं कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस और ऊपर से ले लेते हैं, तो और आपका स्टमक जो है वो डैमेज होना शुरू कर देता है। कोयले में अगर नहीं बन रहा तो उसकी धुनी भी दे रहे होते हैं खानों में। एग्जैक्टली, ये भी बड़ा नुकसानदेह, तो वो भी बड़ा नुकसानदेह है। तो क्या चीज़ अवॉइड की जाए क्विकली, अगर हम 2-3 चीज़ें मेंशन कर दें आप?
अच्छा, इसमें जो है आपके जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनसे एहतियात करें। स्मोकिंग करते हैं अगर कोई तो स्मोकिंग से एहतियात करें। फ्रिजी ड्रिंक्स हैं उनसे एहतियात की जाए, ठीक है। बाकी इसके अलावा लेमन्स हैं, ये क्या करती हैं, प्रोवोक करती हैं बेसिकली। अच्छा, लेमन भी, इवन लेमन भी सिट्रस बेसिकली, यस। तो ये क्या करती है, प्रोवोक करती है। एक तो एसिडिटी की सिक्रेशन बढ़ाती है, और दूसरा ये कि आपके जो स्टमक का और स्फिंक्टर है जो उसके कैवे में डाल के पी रहे हैं वो ठीक है, वो ज़्यादा ना डालें। अच्छा। 1-2 कतरा अगर डालने हैं आपने वो टेस्ट के लिए, इस बार ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो दैट्स व्हेन लीड्स टू दी प्रॉब्लमेटिक। और खाना खाने के फौरन बाद तो बिल्कुल ना लेटें, कम से कम भी 2 से 3 घंटे का वक्फा रखें ताकि जो है खाना आप खाए तो वो कम से कम वो नीचे डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि रिफ्लक्स आ रहा है और आपने जो है वो हार्ट बर्न और इस तरह की कंप्लेंट्स आपको स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन लियाकत मेमन हमारे पास मौजूद है, बड़े मुफीद उन्होंने मशवरे दिए, और जाहिर है कि आप खुद ही एहतियात कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि वो जो तकलीफ होती है वो अनबेरेबल होती है, टू बी ऑनेस्ट। हल्का हाथ रखें, और इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग उम्मीद है कि आप टीवी के सामने बैठे होंगे, आप इधर उधर हिले नहीं होंगे, क्योंकि मैंने नजर रखी हुई है वाया CCTV कैमरास। जरा हम तस्करा करने जा रहे हैं एक ऐसी सियासी शख्सियत का, सीनियर सियासतदान है, और एक अरसे से हम जानते हैं जब वो पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे पहले वजीर इत्तलात बने थे, फिर वर्कर भी हैं, जाहिर है कि सियासतदान भी हैं, बड़े अपने एक नजरियाती सियासतदान हैं, और अपनी पार्टी के साथ वफादारी भी रखते हैं। ताहिरुल कादरी साहब याद आ गए। हाँ जी, गले लगाया था उनकी वो धरने के मौके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल तरकी ब तरकी जवाब देने में भी महारत रखते हैं, अपनी पार्टी का दिफा भी करते हैं। तो इस वक्त जाहिर है कि उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन पार्टी से वफादारी बहरहाल उन्होंने निभाई है और निभाते आ रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, ईद की खुशियाँ बहुत बहुत आपको मुबारक हों। ये बताएं कि आज माशाल्लाह तीसरा दिन है, कैसी गुजर रही है आपकी ईद? बहुत शुक्रिया जी, आपको और आपके तवसत से सारे पाकिस्तान के लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। दुनिया भर में बैठे पाकिस्तानियों और अमूमी तौर पर मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मुबारक। ये ईद वैसे ही तरह ठंडी सी ईद होती है, इसमें कुर्बानी की ईद और गोश्त खाने का माहौल होता है। हाँ जी। लेकिन इस ईद से ज़रा पहले पाकिस्तान के ऊपर जो मुश्किल वक्त, और पहले ही मुश्किल वक्त था, एक और मुश्किल वक्त जो सैकड़ों की तादाद में हमारे भाई जिन पे क़यामत गुजरी है, उन ख़ानदानों पे, उनकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर ही हर शख्स ने इसको महसूस किया। तो उन ख़ानदानों के साथ ताज़ियत भी है। आज इस बज़ाहिर तो खुशी का दिन होता है, लेकिन इस दिन उनके लिए तो क़यामत की घड़ी है। बिल्कुल, ईद का मौका है, और आपकी तो ज़ाहिर है बड़ी, एक तो बहुत तवील और गहरी वाबस्तगी अपनी पार्टी से भी है। तो पार्टी में क्या माहौल होता है, ईद कैसे मनाई जाती है पीपल्स पार्टी में? क्या सब मिल बैठते हैं, फिर खाना का एहतमाम होता है? ये क्योंकि अपने अपने इलाकों में लोग अपने अपने घरों में ईद मनाते हैं, तो ईद की ये भी जो कुर्बानी की ईद होती है, ये ज़रा सुबह सुबह जल्द ईद पढ़ने का माहौल होता है, जल्दी जल्दी ईद पढ़े, फिर कुर्बानी का एक मरहला होता है। और उसके बाद हमारे पास दोस्त अहबाब की मेहरबानी है, मोहब्बत है, वो मकामी तौर पे और जो इलाके के दोस्त हैं, फिर दिन भर उनसे एक मुलाकात का सिलसिला रहता है, ईद मुबारक करनी होती है। ये जो कुर्बानी का जानवर देखना, खरीदना, ये खुद इसके लिए जाते हैं, क्या तरीक़ेकार अपनाते हैं, भाव ताव करते हैं कुछ जाके? मैं जी एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम का हिस्सा हूँ। अच्छा। मुझे तो कभी पता नहीं होता कि क्या क्या जानवर खरीदे गए। मुझे इतना पता होता है कि इस जानवर में मेरे हिस्से की कुर्बानी इस जानवर से है, तो मैं उसकी इजाज़त देता हूँ, और एक जो हमारी रवायत है उसके मुताबिक उसको हाथ लगा के तो इजाजत देता हूँ कि ये। कायरा साहब, वो खानों के शौकीन है, वैसे आप फिट बड़े हैं, तो इस फिटनेस का राज भी बताइएगा, और फिर क्या खानों पे हल्का हाथ रखते हैं, क्या मतलब कैसे फिट हैं? खाना मेरी जिंदगी की कोई बहुत बड़ी प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा। और मैं गोश्त खोर बहुत नहीं हूँ, खाता हूँ गोश्त, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और मैं सब्जी और दाल ज्यादा शौक से खाता हूँ। लेकिन ईद के दिनों में तो फिर आजकल होता ही गोश्त है, लिहाजा गोश्त से तवाज़ो होती है। मेरे घर में वैसे मेरे लिए फिर भी सब्जी पकती है। अच्छा। कायरा साहब, तो कुछ खुद कभी बनाने की कोशिश की कुछ खाने में, या इसकी जरूरत नहीं पड़ी कभी? अभी तो मौका ही नहीं होता जी। इधर भी हो तो कॉलेज लाइफ में या उससे पहले कभी, आज तक कभी कुकिंग की नौबत नहीं आई? कॉलेज लाइफ में जब स्टूडेंट थे, हॉस्टल में थे, या दोस्तों के साथ कभी ट्रिप पे जाते थे, पिकनिक करते थे, तो आई यूज्ड टू कुक। मैं अच्छी कुकिंग कर लेता था।
तो मैं कढ़ाई गोश्त बना लेता था, मैं रोस्ट कर लेता था, मैं सब्जी बना लेता था। अच्छा, ये ईद के मौके पर, ईद से पहले कोई शॉपिंग वगैरह इस तरीके से कोई खुद करते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है इसका, ये भी बताएं जरा हमें। आप कहेंगे बड़ा बेरंग आदमी है। मैं मुद्दत हुई, मैंने अपना कोई कपड़ा नहीं खरीदा, कोई जूता नहीं खरीदा। अच्छा। फैमिली वाले अपने अपने खरीदते हैं। बेगम साहबा और वालदा मेरी वो अपने कपड़े खरीद लेती है, बेगम बेटा जो है वो अपने खरीद लेता है, बेटी मेरी की शादी हो गई, वो अपने घर है, और मुझे जो है वो मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो जब अपनी शॉपिंग करते हैं तो मुझे भी कपड़े खरीद देते हैं। तो अहलिया आपके, तो मेरी ना कोई अपनी लंबी चौड़ी चॉइस होती है। बाहर जो दुनिया में दोस्त है वो भी मुझे मेरे साइज के मुताबिक सूट भी भेजते रहते हैं और बड़े बड़े कीमती चीजें दे देते हैं। अल्लाह ऐसे दोस्त सूट हर किसी को अता करे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक मुद्दत हुई है, मैंने अपने लिए कोई कपड़ा, कोई जूता खरीदा नहीं है, कई सालों से, शायद कई दहाइयों से। मौसीकी में अगर आपकी प्रेफरेंस की बात की जाए तो क्या सुनते हैं, सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कौन से सिंगर, अगर कोई नाम एक आध कोई बताना चाहें या कुछ नाम लेना चाहें आप? देखिए, मेरे अहद के सिंगर्स में इंडियन गुलकारों में कोई तकसीम नहीं होती, उनके लिए मुल्कों की तकसीम नहीं होती। लता मंगेशकर हैं, पाकिस्तान के अंदर मेहदी हसन साहब थे, मलका तरन्नुम नूर जहां थी, गजल गों में आबदा परवीन एक लीजेंड है, राहत फतेह अली है, या उससे पहले फरीदा खानम थी, बेगम अख्तर थी, उनको बड़े शौक से सुनते थे बहुत। और ये बताइएगा कायरा साहब कि कुछ आपका शगफ है, कभी गुनगुनाया है, कभी जाहिर अब तो बड़े डरते मैंने आपसे सवाल पूछा। अपनी जिंदगी में हर बंदा हर काम करने की कोशिश करता है, सही करता है। मैंने भी की, वो बाथरूम सिंगर होते हैं ना गुनगुनाने वाले या वैसे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं क्योंकि सुनता हूँ और मुझे सुर अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत लतीफ काम है, ये मुझ जैसे क्रूरबंदों के बस का रोग नहीं है, ये बड़ा संजीदा काम है। लिहाजा मैंने कभी कभी ये जो हमारी फोक सिंगिंग है उसमें कभी मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम में या बाकी कभी दोस्तों में बैठे तो कभी कभी गुनगुना दिया करते थे। कोई सुना दे सर, ये मियां मोहम्मद बख्श साहब का कोई। अब मेरा ये ख्याल है, काफी अरसे से बड़ा संजीदा ख्याल है कि मौसीकी एक संजीदा काम है और बड़ा लतीफ काम है। इसके साथ भयानक मजाक यानी बेसुरा गाने वाले को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। कायरा साहब, बस एक सवाल और ये बता दें कि घर वालों को शिकायत तो बहुत रहती होगी, आप तो घर वालों को टाइम ही नहीं देते होंगे सियासत में या अपने इलाके में, या फिर टेलीफोन पे दोस्तों से या पॉलिटिशियन से बातचीत होती है, तो ये शिकवे रहते हैं फिर जारी? क्या सुनाए जी, ये सियासत की जिंदगी बज़ाहिर लोगों के सामने बड़ी अच्छी और बड़ा इनाम है अल्लाह का, ये इसमें कोई शक नहीं है। जो आपको शनाख्त मिलती है, इज्जत मिलती है, लोगों से प्यार मिलता है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही इंसानी जान भी इसकी कीमत नहीं है ऑनेस्टली। लेकिन फिर भी बच्चे वो इग्नोर होते हैं, बीवी इग्नोर होती है, बहन भाई वालदा इग्नोर होती है। मतलब मेरे सियासी जिंदगी का मिजाज अब यह है कि मैं 7 days a week 365 डेज काम करता हूँ। ईद के दिन है तो भी बैठे हुए हैं, दोस्त आ रहे हैं, गप लग रही है, मिल रहे हैं, तो फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड होता। इसी तरह बाकी आम मामूल की जिंदगी में भी सुबह 10-11 बजे घर से निकलना है, लेट सोना, सो थोड़ा लेट सुबह उठना और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंचना है। क्या बात, उसके बाद फिर रात तक, शाम के बाद अब नई मसरूफियात आ गई क्योंकि आपके टॉप शोज में बैठना होता है, तो घंटा 2 घंटे आपके साथ गुजर जाते हैं। बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। थैंक यू सो मच कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अब वक्त हुआ है ब्रेक लेने का। ब्रेक के दौरान हम खाएंगे, पियेंगे, चाय पियेंगे। आप ब्रेक लें, आराम से चाय डिसाइड करेंगे हमने क्या करना। हम भी जरा चाय का इंतजाम करते हैं ब्रेक के बाद आप। जी, तो अब आपको बताते हैं कि हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनकी आवाज है जादुई। आवाज तो मेरी भी जादुई है, लेकिन ये कई अमराज को जन्म देती है, लिहाजा मैं एहतियात करता हूँ गाने से। मुइज अब्बास हमारे साथ, उनके गाने भी बड़े हिट हो रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो मुइज मेरे भाई, ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के इस पुरमसरत मौके पर तीसरे दिन ज्यादा खाबे की वजह से आप खामोश बैठे हुए, कोई और वजह है? पहले ये बताएं आप। नहीं, सबसे पहले तो खैर मुबारक। नहीं, खामोश नहीं बैठा हुआ,
बस मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे। तो मुझे जरा हमें बताएं कैसी ईद गुजर रही है, और बड़ी फरमाइशें हुई होंगी इन 2 दिनों में आपसे कि भाई कुछ गा के सुनाए, जहाँ जहाँ दावत में गए होंगे। ऐसे ही रहा फिर ईद के ऐसे ही दिन गुजरे दोनों? जी बिल्कुल, आपको पता है पहले और दूसरे दिन तो कुर्बानी होती है, बंदा बहुत बिजी होता है। पहला दिन तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, दूसरा दिन फैमिली के साथ गुजरता है, और तीसरे दिन में आकर थोड़ा बहुत शुगर होता है। तो अभी शुगर इंजॉय कर रहे हैं। तो आज ईद के मौके पे क्या आप हमें सुनाना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन के लिए क्या तोहफा लेकर करना चाहेंगे? तो स्टार्ट करते हैं मैम आप परवीन जी के कलाम से। बड़ा जबरदस्त है। अच्छा ये बताएं ईद वगैरह कैसी गुजरती है मुईज़? और ये जो हमारे बाज सिंगर्स होते हैं वो गिटारिस्ट उनके साथ अलग होते हैं, आप गिटारिस्ट भी खुद हैं, सिंगर भी खुद हैं, तो ये ज्यादा आसान होता है काम करना या अलग गिटारिस्ट रखना ज्यादा आसान होता है? ये हम जानना चाहते हैं। देखिए पहली बात तो ईद की आपने बात की है, पहले दिन तो लड़के जो भी होते हैं वो कसाई होते हैं। फिर दूसरे दिन थोड़ा फैमिली के साथ टाइम मिलता है, और दूसरा जो आपका सवाल है कसाई, ये तो बड़ा आपने कोई जमीन आसमान का फर्क बता दिया। जी मैं आपको यही बता रहा हूँ, पहले दिन लड़कों की यही ड्यूटी होती है कसाई, और उसके बाद गोश्त। तो मुझे ये बताएं कि जानवरों को कोई सुर लगा के गिराते हैं या फिर ताकत लगानी पड़ती है? नहीं बस हम हाथ ही लगाते हैं तो खुद हो जाता है सबका। क्या बात है। फिर कोई जरा और दूसरी बात दूसरी बात अगर आपके साथ बैंड हो ना तो फिर जी गिटारिस्ट वाली बात, अगर आपके साथ बैंड हो तो ऑब्वियसली आप ज्यादा कंफर्टेबल होती हो, लेकिन गिटार के साथ गाने में ज्यादा मजा आता है। ओके, कभी ऐसा हुआ कि गा कुछ रहे हो और सुर कोई और निकल गया हो? ऐसा कभी हुआ? ऐसा होता है, लेकिन ऐसा घर पे होता है। अब क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई है अब ऐसा नहीं होता। चले ईद का मौका है मोइज, तो जरा कुछ ऐसा गाना जो लोगों को जरा उनका मूड भी जुबिलेंट कर दे, फ्रेश कर दे, तो क्या सुनाएंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं आपको वही सुनाऊंगा जो मेरा काफी वायरल गया था, और आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। कर सकता है सबके इश्क की दास्तानें ऑलमोस्ट आज देखिए मेरी बात से इत्तेफाक करें। सदफ ने भी अपनी दास्तान रख दी बहरहाल इसमें। मैंने नौजवान देखने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं, ठीक है। इश्क किया, बर्बाद किया, लड़कों के मसाइल हैं, वो ही जाने। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर बीइंग विद अस। आपने हमारी ईद को चार चांद लगा दिया, और व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस, व्हाट अ मेलोडियस वॉइस ही हैज, और अल्लाह ताला मजीद कामयाबियां नसीब करे जी। सो अशफाक, ईद का दिन खत्म हो गया। ईद का दिन खत्म नहीं हुआ, हमारा शो का वक्त खत्म हो गया, और आप सोचें कि कितना जबरदस्त हमने ये गुलदस्ता बना के आपके सामने पेश किया। हमने एक छोटी सी कोशिश की, आई होप, और हम सब उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। आपका और आपने बताना है, अपना फीडबैक देना है, आपने यूट्यूब पे फीडबैक देना है, आपने देना है फेसबुक पे फीडबैक। मैं एक एक के जाके कमेंट पढ़ूंगा और फिर बताऊंगा कि आपने कैसा फीडबैक दिया है, और जाहिर है कि आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पर भी आपको मौका मिले फीडबैक दें। और हमारा प्रोग्राम जाहिर है कि वैसे तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, फ्रिज में स्टोर ना करें, गोश्त बांटें, हम तो सारा साल खाते ये ईद तो है ही जी अपनों से, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनसे मोहब्बत खुलूस बांटने के लिए। तो यकीनन ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि ना सिर्फ आप अपनी जो कुर्बानी आपने की है जानवर की, कीमती चीज़ की, वो जो है उसमें खुशियों में शरीक करें, दूसरों को भी ख्याल रखें इर्द गिर्द सबका। ऐसे माहौल में जब महंगाई बहुत उरूज पर है और जो हम लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा लगा रहे हैं, ज़ाहिर है सबके साथ मिलकर ईद मनाएं। दैट इज़ द मैसेज ऑफ टुडे, आज के दिन का। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।